हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सिर्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करेंगे। कैसे एक्सपेरिमेंट्स? ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनसे हमने पता लगाया कि जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या होता है। ठीक है, क्या वो एक कार्बोहाइड्रेट है, क्या वो एक प्रोटीन है, क्या वो एक न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो किस टाइप का मॉलिक्यूल है। आज ये बड़ा एक एक्सेप्टेड फैक्ट है, सबको पता होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, वो एक डीएनए भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक आरएनए भी हो सकता है, लेकिन ये आज एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। इसे एक फैक्ट बनाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, ठीक है, जब हमें पता नहीं था कि कौन सा वो एक ऐसा फैक्टर है, कौन सा वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो एक ऑर्गेनिज्म से एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास डाउन हो रहा है। ठीक है, उस टाइम पर हमें पता नहीं था, तो उस टाइम पर ऐसे क्या एक्सपेरिमेंट किए गए जिनसे हमें पता लग पाया कि डीएनए एंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, ये आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ऑन न्यूक्लिक एसिड एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या कैरी करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे डिटेल में, हमें क्या क्या स्टडी करना है इसमें। हमें सबसे पहले देखना है इसके अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। ठीक है, कि कैसे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्यों रिक्वायर्ड होती है किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। क्लियर। फिर हम देखेंगे कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमें पता है एक फैक्ट है कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, ठीक है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, वो एक जेनेटिक मटेरियल है। तो उसका क्या नेचर होता है, किससे बना होता है, किसने डिस्कवर किया, किसने वो टर्म कॉइन की है न्यूक्लिक एसिड, तो ये सब हम स्टडी करेंगे। देन हम स्टडी करेंगे जो ये ऊपर हमने फैक्ट पढ़े कि फैक्ट आए कैसे। क्लियर, ये फैक्ट प्रूव कैसे किए गए, तो ये सर्टेन एक्सपेरिमेंट से प्रूव किए गए हैं। उसमें जो शुरुआत के 3 एक्सपेरिमेंट हैं, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लियोड एमसी कार्टी एक्सपेरिमेंट एंड हर्शियन चीज एक्सपेरिमेंट। इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हम क्या प्रूव करेंगे कि कैसे डीएनए जो होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। क्लियर। और फिर जो सबसे लास्ट एक्सपेरिमेंट होगा बच्चा, वो होगा फ्रैंकल कॉन्वर्ट एक्सपेरिमेंट, जिससे हम आरएनए जो होता है उसे एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो जो ये कंप्लीट टॉपिक है, ठीक है, इसे हम 2 पार्ट में स्टडी करेंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन न्यूक्लिक एसिड, ग्रिफिथ एंड जो मैक्लियोड वाला एक्सपेरिमेंट है उसे पार्ट 1 में स्टडी करेंगे, एंड जो रेस्ट बचता है उसे हम पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने बात करी इंट्रोडक्शन की, ठीक, इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए किसी भी टॉपिक का कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसे कैरी करने वाला न्यूक्लिक एसिड है और वो एक डीएनए है, आरएनए है, वो हम प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंट से। क्लियर। लेकिन ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने वाला जेनेटिक मटेरियल है, ये रिक्वायर्ड क्यों है? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इतनी नेसेसरी क्यों है? क्या फ़ायदा है इससे हमें? ठीक है, पढ़ क्यों रहे हैं हम ये वाला टॉपिक सर? बिकॉज अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे एक सेल है, चाहे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्लियर, उसमें जो सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं इसलिए वो जिंदा है। क्लियर। ऑर्गेनिज्म का एक सर्टेन लाइफ स्पैन होगा, ठीक है, उस लाइफ स्पैन के ऊपर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो नेचर ने क्या किया है कि अब ये अपनी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, या फिर मैं कहूँ ये जो सर्टेन इन्फॉर्मेशन है कि ये पास डाउन कर सकता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ठीक है, कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे सर्वाइव कर सकता है इस लाइफ स्पैन के बाहर। ठीक है, कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में पास डाउन करके, नेक्स्ट जनरेशन में पास डाउन करके। ठीक है, ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, क्लियर, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इस लाइफ प्रोसेसेस की जिसकी हमने बात करी कि जो सेल है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो अपने सारे सेलुलर प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन चल रहे हैं, बायोकेमिकल फंक्शन चल रहे हैं, ये सब जो काम चल रहे हैं उसके अंदर, ये कौन करा रहा है? ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड है? तो इसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ये सब काम करवा रही है, जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे लाइफ प्रोसेसेस फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी। अभी जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ये किस लिए रिक्वायर्ड होगी, जिसकी हमने बात करी बेटा, कि ये एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए, यानी बिकॉज लाइफ स्पैन लिमिट होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन में पास डाउन करना होगा। क्लियर। तो किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए और उसके बनाने के बाद, उसे फॉर्म करने के बाद उसे मेंटेन करने के लिए, वो लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेसेसरी होती है। ठीक है,
तो अब इस जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन उसको सर्टेन कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि उसे स्टोर किया जा सके कहीं ना कहीं, ठीक है, और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसे निकाला जा सके, निकालने के बाद उसे ट्रांसलेट किया जा सके, ठीक है, उसे एक्सप्रेस किया जा सके उस इन्फॉर्मेशन को। तो ये सारे उसके फीचर्स होने चाहिए। क्लियर। अब इसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को हम हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो हमने देख लिया कि क्यों कह रहे हैं हम, बिकॉज वो उस ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए चाहिए, उसे मेंटेन करने के लिए चाहिए। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन उसे क्यों कह रहे हैं, बिकॉज वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास डाउन हो रही है, ठीक है, बिकॉज वो लाइफ स्पैन का इशू है। एक ऑर्गेनिज्म हमेशा सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है, उसे मरना है कभी ना कभी। तो चाहे वो अब वो चाहे इंडिविजुअल सेल की बात हो रही हो कि एक सेल डॉटर सेल्स बनाएगा, चाहे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही हो, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सर्टेन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिन्हें हम गैमीट्स कहते हैं, ठीक है, जैसे स्पर्म हो गया, ओवा हो गया, तो उनमें हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है। क्लियर। अच्छा, अब ये क्या है, जो एक इन्फॉर्मेशन जो है एक सॉलिड मेटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हमको इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन किस वे में दी जा रही है, किस फॉर्म में दी जा रही है, इसका कुछ मेटेरियलिस्टिक फॉर्म तो होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मेटेरियलिस्टिक फॉर्म क्या है, इसका मेटेरियलिस्टिक फॉर्म है जीन्स। कि जब हम कह रहे हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की जा रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा रही है, रिट्रीव की जा रही है, या फिर ट्रांसलेट की जा रही है, तो इससे हमारा मतलब क्या आया, उसका कोई एक मेटेरियलिस्टिक प्रूफ भी तो होगा उस बात का, ठीक है, कि कहाँ स्टोर्ड है ये। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो जीन्स में स्टोर्ड होती है, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म ने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या फिर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन पास डाउन करी अपने जो प्रोजेनी है उसके अंदर, तो उसने असल में क्या पास डाउन किया, उसने जीन्स पास डाउन किए, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो जीन्स हैं, जीन्स क्या है बच्चा, जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी, ठीक है। अगर हम इसके नेचर की बात करें तो कैसा होता है ये डीएनए होता है, इट इज़ अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है जो ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बना सकता है, फिर आरएनए के बाद ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना सकता है, ठीक है, यानी एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को। फंक्शनल होना चाहिए, बिकॉज डीएनए के अंदर बहुत सारे नॉन फंक्शनल सेगमेंट भी होते हैं, ठीक है। और जब ये एक्सप्रेस करेगा तो ये आरएनए भी फॉर्म करेगा, प्रोटीन भी फॉर्म करेगा, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, हमें पता चल गया कि क्यों हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्या इसकी नेसेसिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की। तो अच्छा, ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, अब इसे कैरी कौन, अभी हम एक्सेप्टेड फैक्ट स्टडी कर रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। हमने कहा अभी जीन कैरी करता है, वो उस जीन का भी क्या नेचर है, जैसे हमने बताया कि जीन एक फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, ठीक है। बट डीएनए के अलावा, और डीएनए क्या है, डीएनए की न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। ऐसे ही जो मोस्ट ऑफ दी फॉर्म्स होती है वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो सारी सेलुलर फॉर्म्स हैं और कुछ वायरस, कुछ भी नहीं कहना चाहिए, मोस्ट ऑफ द वायरस, ठीक है, उसमें आपको डीएनए जो होगा वो ऐसे जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, ठीक है। और डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। लेकिन एक और टाइप का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। वो आपको अक्सर प्लांट वायरसेस में देखने को मिलेगा, जैसे टीएमबी, टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड कैरी करता है, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड जो है डिस्कवर किसने किया था, ये डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिस्चर ने। कहाँ डिस्कवर किया था, न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स में, ठीक है। और इसे नाम दिया था न्यूक्लिन। और ये न्यूक्लिन जो असल में उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था, ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन था, यानी इसमें न्यूक्लिक एसिड तो था ही, साथ में प्रोटीन कंटेंट भी था, ठीक है। यानी डिस्कवरी तो कायदे में न्यूक्लिक एसिड की किसने करी, फ्रेडरिक मिस्चर ने, ठीक है। और उसे, लेकिन उसे नाम क्या दिया उन्होंने, न्यूक्लिन। बट हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने कॉइन करी, न्यूक्लिक एसिड टर्म रिचर्ड आल्टमैन ने कॉइन की है, ठीक है। तो ध्यान रखना, न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर करने वाला सेपरेट पर्सन है, ठीक है, जबकि वो टर्म कॉइन करने वाला सेपरेट पर्सन है, ठीक है। टर्म किसने कॉइन की है, रिचर्ड आल्टमैन ने। डिस्कवर किसने किया था, फ्रेडरिक मिस्चर ने, ठीक है। अगर हम इसके नेचर की बात करें, और बहुत, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि कैसे ये फैक्ट पता चला हमें कि न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ अभी हम इसकी डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए का हम सेपरेट वीडियोज़ में स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम इतनी सी बात करें कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये किससे बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। जैसे जो एक प्रोटीन है, एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, ऐसे न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, वो किससे बने होते हैं, छोटे छोटे सब यूनिट से बने होते हैं,
जैसे प्रोटीन एमिनो एसिड्स का पॉलीमर है, ठीक है, छोटे छोटे सब यूनिट्स अमाइनो एसिड्स, उसी तरह न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, ठीक है, इसलिए इसे हम पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमने कहा दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड हैं, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए आपको लगभग सारी सेलुलर फॉर्म्स में मिलेगा और ज़्यादातर वायरसेस के अंदर मिलेगा, ठीक है, जबकि कुछ वायरसेस में, और कैसे वायरसेस में, अक्सर प्लांट वायरसेस के अंदर, ठीक है, जैसे टीएमवी, उसमें आपको आरएनए एज ए जेनेटिक मैटेरियल मिलेगा, ठीक है बच्चा। अब हम बात करते हैं कि जो तो हमने सब फैक्ट पढ़ा है, ठीक है, ये फैक्ट अराइज कैसे हुए, क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट करने पड़े, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा आता है, इसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो जो ग्रिफिथ बाबू हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है, इन्होंने इसे लिया, इसे कॉमनली न्यूमोकोकस भी कहते हैं, ठीक है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी बीमारी कॉज करेगा, ठीक है जी। अब हमेशा ये वाली बात भी होती है कि कोई भी अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, कोई भी एक पैथोजन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं उसका हर एक स्ट्रेन जो है वो डिजीज़ कॉज करे, नहीं हर एक स्ट्रेन पैथोजेनिक हो। वही किस्सा यहाँ भी है कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, इसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, तो हमने यहाँ पर दो मेन स्ट्रेन को चुना, ठीक है, ग्रिफिथ बाबू ने दो मेन स्ट्रेन को चुना। एक स्ट्रेन कौन सा है, एक स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन है, स्मूथ कॉलोनीज फॉर्म करता है, ठीक है, और इनके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट है, क्लियर, सेल वॉल के बाहर कैप्सूल प्रेजेंट है इनमें। दूसरा स्ट्रेन इन्होंने कौन सा लिया, दूसरा स्ट्रेन लिया इन्होंने बच्चा रफ कॉलोनीज का, आर स्ट्रेन, ठीक है, आर स्ट्रेन लिया, रफ कॉलोनीज फॉर्म करते हैं, कैप्सूल नहीं होता, ठीक है जी। अगर हम स्मूथ स्ट्रेन की बात करेंगे, स्मूथ स्ट्रेन जो है एक पैथोजेनिक स्ट्रेन है, ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन जो है वो एक पैथोजेनिक स्ट्रेन है, यानी ये बीमारी कॉज, ये बीमारी कॉज करेगा, ठीक है, जबकि जो आर स्ट्रेन है वो बीमारी कॉज नहीं करेगा, वो एक नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन है। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। हमने समझ लिया कि दो स्ट्रेन लिए गए, उनके करैक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ अभी इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इतना ध्यान रखना है कि आर स्ट्रेन जो है वो बीमारी कॉज नहीं करता, जबकि एस स्ट्रेन जो है, स्मूथ स्ट्रेन, वो बीमारी कॉज करता है, क्लियर। तो एक्सपेरिमेंट देखते हैं जल्दी से। तो जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या कहता है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया ग्रिफिथ बाबू ने कि उन्होंने एस स्ट्रेन यानी स्मूथ वाले स्ट्रेन लिया, ठीक है, जो पैथोजेनिक है, जिनके अराउंड कैप्सूल प्रेजेंट है। तो अब अगर हम इसे चूहे को बीमार करेंगे, ठीक है, इन्होंने एक माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया स्ट्रेन को दबाकर, तो उससे क्या हुआ कि माइस मर गया। माइस मर गया क्यों, क्योंकि उसे कोई दवा नहीं दी गई, माइस मर गया, तो पैथोजेनिक था बिकॉज, ठीक है, जो स्ट्रेन है। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, इन्होंने आर स्ट्रेन को डाला, ठीक है, जो ऐसा स्ट्रेन था ये भी लाइव था, ठीक है, यानी एक्टिव स्ट्रेन था, और ये जो अरब स्ट्रेन लिया ये भी एक्टिव है, क्लियर। तो ये जो होता है ये कोई कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता, ये नॉन पैथोजेनिक होता है, तो हमारा जो चूहा है वो सर्वाइव कर जाएगा, क्लियर। तो इससे हमने देखा कि अच्छा भाई एक पैथोजेनिक स्ट्रेन है, एक नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन है, एक मार देगा एक नहीं मारेगा, ठीक है। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने चूहे को नहीं मारा, इन्होंने उस स्मूथ जो बीमारी करने वाला बैक्टीरिया था, एस स्ट्रेन था, उसे किल कर दिया हीट देकर, ठीक है, आपको दिख रहा है हीट देकर उसे किल कर दिया। तो जब उस बैक्टीरिया को किल कर दिया तो वो बीमारी कॉज नहीं कर पाएगा, बीमारी कॉज नहीं कर पाएगा तो हमारा जो चूहा है वो बच जाएगा, ठीक है। तो एक केस में चूहा मर गया अब तक, और दो केस में चूहा बच गया, क्लियर। अब बात यहाँ पर कुछ अनयूजुअल नहीं हुआ कि ठीक है कि भाई एक स्ट्रेन बीमारी कॉज करता है दूसरा नहीं करता, ठीक है, और जो बीमारी कॉज करता था जब उसे मार दिया तो बीमारी कॉज नहीं हो रही। तो इससे हमारे जो दो कंक्लूजन हमने अब तक पढ़े हैं वही प्रूव हुए हैं, ठीक है। अब एक तीसरी में जो चौथा एक्सपेरिमेंट था उसमें बड़ी अलग सी चीज़ हुई, ठीक है। क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि लाइव स्ट्रेन जो बीमारी कॉज नहीं करता उसे मिक्स किया, किसके साथ, उसे मिक्स किया इस हीट किल्ड स्ट्रेन के साथ, जिस स्मूथ स्ट्रेन को हमने मार दिया था, जो अभी हमने देखा जो बीमारी कॉज नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी ये बीमारी कॉज नहीं करना चाहिए, तो अभी भी माइस सर्वाइव करना चाहिए अगर हम देखें, क्लियर। बिकॉज आर स्ट्रेन कोई इशू क्रिएट नहीं करता, नॉन पैथोजेनिक है, जबकि एस स्ट्रेन करता है, बट एस स्ट्रेन को हमने मार दिया, और एस स्ट्रेन मारने पर नॉन मतलब जब हमने मार दिया तो हमारा माइस सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ अलग क्या हुई, यहाँ पर अलग चीज़ ये हुई जब हमने हीट किल्ड स्ट्रेन को रफ स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और उसे इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो हमारा माइस डाई कर गया, ठीक है। अब हमारे ग्रिफिथ बाबू बौखला गए, ये कैसे हुआ, बिकॉज
अगर हीट किल्ड अलग हम अलग से ले रहे हैं तो वो कुछ नहीं इशू कॉज कर रहा है, लाइव स्ट्रेन हम अलग से ले रहे हैं वो कोई इशू नहीं मतलब वो कोई इशू को नहीं कॉज कर रहा है, माइस सर्वाइव कर जा रहा है दोनों केसेस के अंदर। अब क्या ऐसी चीज़ हुई, ठीक है, ये आर स्ट्रेन जो था अभी एस स्ट्रेन की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, ठीक है। तब इन्होंने अपना दिमाग चलाना शुरू किया और इन्होंने हाइपोथेसिस लगाया कि ये जो एस स्ट्रेन है, ठीक है, भले ही एस स्ट्रेन किल किया हुआ है, हीट किल्ड है, ठीक है, मरा हुआ है, लेकिन इसकी बातों में आकर, ठीक है, इसने किसी तरह अपना इम्पैक्ट डाला, इसने किसी तरह से इन्फ्लुएंस किया किसको, आर स्ट्रेन को, कि तू भी मेरी तरह एक्ट कर, ठीक है, और माइस को किल कर दे। क्लियर। अब ऑब्वियसली बात अगर हम बायोलॉजी की बात में उसमें बात कर रहे हैं तो कि इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने कुछ चीज़ें इसके अंदर ट्रांसमिट की, ठीक है, कुछ चीज़ें इसने आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट किया, आप ये कह सकते हो ट्रांसमिट की, ट्रांसपोर्ट की, जिससे ये अब एस स्ट्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर। तो जो ग्रिफिथ है वो ये तो पता नहीं लगा पाए कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है, ठीक है, जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन की तरह बना दे रहा है, उसका नेचर क्या है, ठीक है, उस कन्वर्जन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उस मटेरियल का नेचर नहीं पहचान पाए, बट उन्होंने उसे नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और इस फिनोमेना को उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने कि एक हीट किल स्ट्रेन लिया, ठीक है, जो पैथोजेनिक है, जो माइस को किल कर देगा, जो माइस को किल कर देगा, ठीक है। एस स्ट्रेन जो है, जो रफ स्ट्रेन है, दूसरा स्ट्रेन है, वो नॉन पैथोजेनिक है, तो उसमें माइस हमारा सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट हो गए। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हीट किल जो एस स्ट्रेन था उसे हीट के थ्रू किल कर दिया, तो अब भी माइस सर्वाइव कर गया। ठीक है, चौथे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, लाइव आर स्ट्रेन लिया और हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया। अभी भी माइस सर्वाइव करना चाहिए, बट अचंभे की बात थी, माइस मर गया। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने क्या कंक्लूड किया कि किसी तरह इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने कन्वर्ट कर दिया इस आर स्ट्रेन को किसमें, वायरुलेंट एस स्ट्रेन में। ठीक है, तभी तो माइस मर गया। और इस फिनोमेना को उन्होंने क्या नाम दिया बच्चा, इस फिनोमेना को उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नाम दिया। और जो किस अब इस जो एस स्ट्रेन है, इसने इस आर स्ट्रेन को जब एस में कन्वर्ट किया, ठीक है, इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने, तो इसने कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म किया होगा, तभी तो क्या, ठीक है, तभी तो इस कुछ हुआ, ऐसे तो जादू से तो चीज़ें नहीं होती। तो इस जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, ये जो एजेंट है, इसे इन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अभी ये इन्हें ये नहीं पता कि न्यूक्लियस एसिड है, ये क्या चीज़ है। क्लियर, तो यहाँ पे इनका एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। अब आगे ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये सर्टेन डिफरेंट साइंटिस्ट ने कंटिन्यू किया। यहाँ पर हमारा जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, एवरी मैक्लियोड एमसी कार्टे एक्सपेरिमेंट। जैसे वो ग्रिफिथ बाबू के नाम पर था, यहाँ पर ही हमारे 3 साइंटिस्ट हैं, ये इनके नाम पर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, जो एजेंट ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा था रफ स्ट्रेन का एस स्ट्रेन में, ठीक है, उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का पता लगाना शुरू किया। ठीक है, और अभी हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि डीएनए वो एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, कि डीएनए पास हुआ है उस एस स्ट्रेन में से किसमें, आर स्ट्रेन के अंदर। ठीक है, जिससे आर स्ट्रेन कैसे बिहेव कर रहा है एस स्ट्रेन की तरह। क्लियर, अब ये पता कैसे लगाया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पढ़ना काम है हमारा। तो इन्होंने क्या देखा, तो इस बार हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। उन्होंने क्या देखा कि जो एस टाइप का है, ठीक है, हीट किल्ड स्ट्रेन है हमारा, ठीक है, उसका एक्सट्रैक्ट लिया और जो हमारे आर लाइव स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हाँ भाई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी और ये अभी भी पैथोजेनिक था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, कि अब अगर इन्हें पता लगाना है कि इस जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है हमारा, वो एक कौन सा फैक्टर है, ठीक है, कि जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अब इन्हें ये पता लगाना है। तो अभी क्या करेंगे, अगर हम उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को, ठीक है, वो कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा, ऑब्वियसली बात है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो आरएनए हो, चाहे वो डीएनए हो, अगर हम उसे किसी तरह तबाह कर दें उस मॉलिक्यूल को, उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या इसके अंदर डाला, इन्होंने इसमें डीएनएस डाला, आरएनएस डाला और प्रोटीएस डाला। ठीक है, डीएनएस किसे तबाह करेगा, डीएनएस डीएनए को तबाह कर देगा,
आरएनए आरएनए को तबाह कर देगा और प्रोटीएस प्रोटीन को तबाह कर देगा। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले प्रोटीन का केस स्टडी करते हैं। जब उन्होंने प्रोटीएस डाला तो अगर जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है अगर वो एक प्रोटीन होता, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाती, यानी आर स्ट्रेन जो है हीट किल्ड स्ट्रेन के साथ मिक्स करने के बावजूद एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, अगर प्रोटीन होता ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि हमने प्रोटीन को तबाह कर दिया। ठीक है, बट हमने क्या देखा कि नहीं, डीएनए अभी भी प्रेजेंट है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो यानी जो प्रोटीन है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। अगर होता तो प्रोटीन से तबाह कर देता और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। फिर इन्होंने बात करी आरएनएस की। जब आरएनएस चला तो आरएनए को तबाह कर देगा। ठीक है, तो बट क्या हुआ, अभी भी इन्होंने क्या देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी हुई है, यानी आरएनए वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। आरएनए तो जेनेटिक मेटेरियल यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा। क्लियर। फिर उन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जब उन्होंने डीएनएस को डाला तो हाँ, इस बार डीएनएस डालने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, नो ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों नहीं ट्रांसफॉर्मेशन? बिकॉज इस डीएनएस ने किसे तबाह कर दिया, उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को तबाह कर दिया, उस डीएनए को तबाह कर दिया। ठीक है, इसलिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। तो इस तरह इन्होंने क्या पता लगाया, इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जिसका पता किसने लगाया था एक्चुअली में, जिसने ग्रिफिथ ने पता लगाया था इसका, कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है जिसे ट्रांसफॉर्मेशन का फिनोमिना हो रहा है। बट वो उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नेचर नहीं पता लगा पाए थे कि कौन सा मॉलिक्यूल है, कि वो एक प्रोटीन है, आरएनए है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है। ठीक है, वो एक डीएनए है, क्या है। तो उस चीज़ का पता लगाने वाले कौन थे, ये एवरी मैक्लियॉयड एमसी कार्टी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया उस चीज़ को देख लेते हैं। जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा, इन्होंने एस स्ट्रेन को ट्रीट किया आरएनएस डीएनएस प्रोटीएस के साथ, फिर उसे मिक्स कर दिया आर स्ट्रेन सेल्स के साथ, जैसा हमने इस फिगर में देखा है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या देखा कि एस स्ट्रेन सब जगह प्रोड्यूस हुए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन सब जगह मिली देखने को, एक्सेप्ट इन वन केस जिसके अंदर इन्होंने डीएनएस के साथ ट्रीट किया। बिकॉज उस केस में डीएनएस ने इस डीएनए को तबाह कर दिया, यानी उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को तबाह कर दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। तो उससे उन्होंने पता लगाया कि भाई डीएनए जो था वो क्या है, वो एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के फिनोमिना के लिए। ठीक है, तो हमारे जो दोनों इंट्रोडक्शन है न्यूक्लिक एसिड और दोनों एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ वाला, और ये जो जिसमें उन्होंने डीएनए को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल घोषित कर दिया, वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, एवरी वाला मेथड जो एक्सपेरिमेंट हमारा, जो हमारा हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट है, और जिससे हम आरएनए को पता लगाएंगे। ठीक है, फ्रैंकल एक्सपेरिमेंट। क्लियर, तो वो हम सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टैग बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।